जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी बात करने वाले हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोलियम के बारे में कि आखिर किस प्रकार से भारत में भी अब पेट्रोलियम बनेगा, यानी कि भारत के खेतों में पेट्रोल पैदा होगा। राहुल गांधी बना दिया है क्या मेरे को? ऐसा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ तथ्यात्मक बातें बोल रहा हूँ और बिल्कुल एग्जैक्टली भारत के खेतों में अब पेट्रोल पैदा होगा। जी हाँ, आप सभी बहुत सही सुन रहे हैं। जो ये बातें हैं ये आप सभी बिल्कुल एग्जैक्टली और एक एक बात आज इस बात तथ्य को समझिएगा कि क्या होती है एथेनॉल ब्लेंडिंग, फ्लेक्सी इंजन क्या होते हैं, किस प्रकार से भारत एक नई क्रांति पेट्रोलियम के क्षेत्र में लाने वाला है और कैसे कि भारत के खेतों में पेट्रोल कैसे पैदा हो सकता है। जैसा कि राहुल गांधी जी का एक बयान बड़ा ज़्यादा वायरल हो रहा था, आलू डालो सोना निकालो, तो वो कंपाइल वगैरह करके बनाया जाता है। एक्चुअल में ऐसा कोई कहता नहीं है। इधर कुछ कहा गया, उसको वीडियो काट लिया गया, फिर बाद में अगली बात कही गई, उसको टोटल कंपाइल कर दिया जाता है वीडियो एडिटिंग के थ्रू, जिससे वो बातें जो है निकल आती हैं कि आलू डालो सोना निकालो। तो वैसा ही आज कुछ हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है कि भारत के खेतों में पेट्रोलियम होगा, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। एग्जैक्ट बात बिल्कुल है। आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से भारत के खेतों में जो पेट्रोलियम पैदा होगा वो कैसे काम करेगा और ईंधन कैसे काम करता है, किस प्रकार से नेचुरल गैस, एलपीजी, पेट्रोल, इनके केमिकल फार्मूलेज क्या होते हैं और जो पेट्रोल भारत के खेतों में होगा उसके प्लस और माइनस यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी तथ्य के बारे में टोटल चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक तथ्यात्मक जानकारी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इन सारी बातों को मैं बिल्कुल शुरू करके और अंत तक आपको जब तक समझा ना दूं तब तक खत्म नहीं करने वाला। सबसे पहला एक अगर प्रश्न आता है कि कार्बन क्या है, इसका उत्तर आप सभी दीजिए। कार्बन क्या है? तो उत्तर सिर्फ इतना मिलेगा कि कार्बन एक ईंधन है। क्या है? कार्बन एक ईंधन है। क्लियर है? और ईंधन क्या होते हैं? ईंधन वे चीज होते हैं जिन्हें जलाकर या किसी भी रूप से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। समझ पाए? कार्बन क्या है? एक ईंधन है। ईंधन क्या होते हैं? जिन्हें जलाकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे जो नेचुरल गैस पाई जाती है जिसे हम मीथेन बोलते हैं। चूंकि मीथेन जो है दलदली स्थानों में पाई जाती है इसलिए उसे नेचुरल गैस बोला जाता है। मीथेन का केमिकल फार्मूला CH4 होता है। CH4 अगर मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसा कि आप सभी ने लकड़ी जलते हुए अपने घरों में देखा होगा, जब लकड़ी जलती है तो क्या होता है? उसमें धुआं निकलता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कभी कभी पानी से लकड़ियों को जलते समय पानी निकलते हुए देखा है? निकलता है, बिल्कुल निकलता है। क्योंकि जहां लकड़ियां जलती हैं वहां पे आग बहुत ज्यादा होती है या फिर यूं कहिए उष्मा होती है, जिस कारण वहां का पानी वाष्पित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ही भाप बनकर चला जाता है। और तीसरी चीज, एनर्जी कहां मिली? एनर्जी जो हीट है ना, उष्मा, वही तो एनर्जी है सर। समझ पा रहे हैं? तो जिस प्रकार से ईंधन जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी देता है, उसी प्रकार से मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल और एनर्जी देता है। अब जो मीथेन है इसे नेचुरल गैस बोला जाता है और इसे अगर गैस सिलेंडर में भर दिया जाए, कंप्रेस्ड करके उसे भर दिया जाए तो उसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे CNG बोला जाता है। क्लियर है ना? अब जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उस ईंधन की इफिशियंसी भी उतने ज्यादा रहेगी। क्लियर है ना? क्योंकि ईंधन का जो मेन कार्य है वो कार्बन ही कर रहा है, तो जिसमें कार्बन ज्यादा उस ईंधन की इफिशियंसी ज्यादा। इफिशियंसी मतलब उसकी क्षमता ज्यादा, वो उतने ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? उतने ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो इस बेसिक पर कार्बन की संख्या थोड़ा अगर बढ़ा दिया जाए, C2H6 से लेकर C4H10 तक, इसे बोला जाता है LPG। क्या बोला जाता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चूंकि ये लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है। C2 से लेकर C4 तक। क्लियर है ना?
और इससे अगर C5 से लेकर और C8 तक उसे पेट्रोलियम बोला जाता है। जी हाँ सर, C4 से लेकर C8 तक, यानी कि C4H10 टू C8H18 तक इसे पेट्रोलियम बोला जाता है। अब क्या होता है, जब भी हमारा कोई कार्बनिक पदार्थ जलने के लिए आ रहा होता है तो उसको जलने के लिए, किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन यहां पर रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जब ऑक्सीजन दिया जाता है तो ये कई कार्बन साथ में जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक कार्बन क्या सोचता है, पहले मैं जल जाऊं, पहले मैं जल जाऊं। इस प्रवृत्ति के कारण जो ऑक्सीजन होता है वो कुछ ही के साथ जो है क्रिया करके CO2 और जल बना पाता है, जिसके कारण उस फ्यूल की इफिशियंसी कम हो जाती है, मतलब क्षमता, कैपेसिटी आप कहिए, कम हो जाती है। इस बेसिक पर क्या होता है कि जब फ्यूल की इफिशियंसी कम हो जाती है, जिससे उसकी कार्यदक्षता भी कम हो जाती है, और अगर यही ऑक्सीजन सभी कार्बन के साथ कार्य कर लेता या सभी कार्बन के साथ क्रिया कर लेता तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती। क्लियर है ना? इसी बेस को ध्यान में रखते हुए 2018 में भारत में बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई। क्या लाई गई? बायोफ्यूल पॉलिसी, जिसमें मेथेनॉल C2H5OH कार्बन भी है और इसमें पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद है, जो इसे कम ही मात्रा में ऑक्सीजन अगर मिलेगी तो ये प्रॉपरली वर्क कर पाएगा ईंधन। मतलब अभी तक जितने ईंधन मौजूद थे हमारे पास, उसमें C2H5OH जो कि शराब यानी कि मेथेनॉल का सूत्र होता है, जिसे अल्कोहल वगैरह बनती है, यही चीज एग्जैक्टली अब हमारे पेट्रोलियम में मिलाई जाएगी। समझ पा रहे हैं? और जलेगी कैसे? क्योंकि कार्बन भी मौजूद है और ऑक्सीजन पहले से मौजूद है, इसलिए ऑक्सीजन, थोड़ी सी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इसकी इफिशियंसी ज्यादा मिल जाएगी। इसीलिए 2018 में भारत सरकार ने बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की, जिसके अंतर्गत सरकार ने कई चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को जो है सरकार ने लगाया। कारण क्या क्या थे? पहला कारण आप सुनिए, भारत में प्रतिवर्ष 26 मिलियन व्हीकल बनाए जाते हैं जो कि पेट्रोलियम से चलते हैं। 26 मिलियन, जिसमें से 5 मिलियन व्हीकल प्रतिवर्ष भारत द्वारा एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं दूसरे देशों को। समझ पा रहे हैं? उसके अलावा भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता है, 21 मिलियन भारत में चलते हैं हर साल व्हीकल, 21 मिलियन व्हीकल भारत में चलते हैं, जिसके कारण जो हमारी पेट्रोल पर निर्भरता है, पेट्रोलियम पर, वो बढ़ती जा रही है। अब इससे क्या होता है कि भारत हर साल 65 बिलियन डॉलर का पेट्रोल मंगाता है। आप सभी, ये बिलियन में मैंने आंकड़ा बता दिया, एक बार जो 1 टेंस 1000 100 लाख, वो 1 टेंस और 100, फिर उसके बाद में मिलियन, फिर बिलियन जो वाला होता है, करके देखिएगा कि कितना होता है। 65 बिलियन डॉलर, इतने का हर साल जो है भारत तेल मंगाता है। अब भारत ने 2018 में जब बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च की, उसी समय भारत ने एक टारगेट रखा कि हम 2025 तक 20% अपने पेट्रोलियम में 20% मेथेनॉल मिला देंगे। समझ पा रहे हैं? कितना? 20% अपने पेट्रोलियम में हम मेथेनॉल मिला देंगे। और यही घटना, पेट्रोलियम में मेथेनॉल मिलाने की यही घटना हमारी एथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी कि एथेनॉल ब्लेंडिंग कहलाती है। एथेनॉल, मेथेनॉल नहीं, एथेनॉल मिलाने की घटना C2H5OH, इसे एथेन और अल्कोहल ROH का फार्मूला होता है, एथिल अल्कोहल एथेनॉल, यानी कि इसको एथिल अल्कोहल एथेनॉल IPSC नाम इसका हो जाता है। एल्किल हाइड्रॉक्सिल समूह का एक ग्रुप का समूह होता है। क्लियर है ना? जो ये लोग साइंस से पढ़ते हैं वो उसके लिए है, हम लोगों के लिए इतनी जानकारी की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात इतना कि जब पेट्रोलियम में 20% अल्कोहल मिला दिया जाएगा, ये हमारा टारगेट भी है। कब तक का? 2025 तक का। यानी कि जब भारत में 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी लाई गई थी, उसी समय भारत ने अपने लिए एक टारगेट सेट किया था कि हम 2025 तक अपने पेट्रोल को 20% तक ब्लेंडेड कर देंगे। मतलब अपने पेट्रोलियम में हम 20% एथेनॉल मिला देंगे। 8 बिलियन का हम लोग तेल मंगाते हैं, इसमें से अगर 20% तेल हम अपने देश में प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा? 65 बिलियन का आप 20% अगर निकालेंगे तो लगभग 13 बिलियन डॉलर आएगा। और 13 बिलियन डॉलर
अमेरिका की इकोनॉमी नहीं है सर, सॉरी इसकी क्या बोलते हैं, श्रीलंका की इकोनॉमी नहीं है। अगर श्रीलंका के पास $13 बिलियन होते ना, तो आज वहाँ राजापक्षा का जो परिवार है वो इस प्रकार से नहीं बिखरता, वहाँ की संसद इस प्रकार से भंग नहीं होती, वहाँ के प्रधानमंत्री इस प्रकार से इस्तीफा नहीं देते। $13 बिलियन सर बहुत होता है, बहुत। और उसके साथ में ही जब ये हमारे देश में मेथेनॉल बनेगा, एथेनॉल, बार बार मेथेनॉल निकलता है, पता नहीं क्यों मेथेन से मैंने इस बात को शुरुआत किया, एथेनॉल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब एथेनॉल अपने देश में बनेगा तो एथेनॉल किन चीज़ों से बनेगा, ये बात भी बहुत मैटर करती है। हमारे देश में जो एथेनॉल बनने वाला है वो किसानों के फसलों से, चावल से, लकड़ी से, गन्ने से, गेहूं से, मक्के से, जौ से, और जो हमारे किसान जो हैं जब अपना धान वगैरह काट लेते हैं उसके बाद पराली जो है जला देते हैं। पंजाब वगैरह में बहुत से केस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पराली जो है उसकी जला दी जाती है, उससे भी एथेनॉल बनाया जा सकेगा। कौन बना सकता है सर? एथेनॉल आप बना सकते हैं सर। इसके बनाने की जो विधि है फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन विधि के द्वारा एथेनॉल बनाया जाता है। सिंपल, आप इन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और उन्हें किण्वन कर दीजिए, यानी कि बैक्टीरिया की उपस्थिति में इनका किण्वन करा दीजिए, या फिर हम अपने अगर नॉर्मल भाषा में बोलें तो उसको सड़ा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए इसको। ये सड़ने के कुछ दिन बाद आप इसका जो है शोधन करिए, यानी कि इसको शुद्ध करिए, और शुद्ध करने के बाद आपका एथेनॉल रेडी है, और इसी एथेनॉल को आप डायरेक्ट पेट्रोलियम में मिला सकते हैं। क्लियर है ना? आज की इस वीडियो में हमने कुछ ये टॉपिक कवर किया कि किस प्रकार से एथेनॉल काम करेगा, कैसे पेट्रोल में मिलाने के बाद भी ये ईंधन की तरह वर्क करेगा, एथेनॉल कैसे बनाया जाएगा, किन बातों को ध्यान में रखकर एथेनॉल की पॉलिसी लाई गई है। हमारे देश में एक और बहुत बड़ा मामला था। क्या था कि हमारे देश में जो जंक फूड होते हैं इनको बनाने के लिए जो तेल यूज किया जाता है, एक बार यूज करने के बाद उन तेल में ट्रांस फैट आ जाता है, जिसे बार बार यूज करने के कारण जो हमारे फूड्स होते हैं, यानी कि समोसा, जो बर्गर वगैरह हम सब खाते हैं, उनमें जंक फूड हो जाता है। और जंक फूड जब हम खाते हैं तो हमारी धमनियों को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण कई केसेस ऐसे देखने को मिले हैं, एक तरह तरह की बीमारी देखने को मिली है। भारत सरकार ने इसको भी मद्देनजर रखते हुए जो ये तेल है, ऑयल है, वन टाइम यूज्ड ऑयल, इसे खरीदने की योजना बनाई है कि आप एक टाइम तेल को यूज कीजिए, उसके बाद में बाकी तेल भारत सरकार आपसे परचेज करेगी। भारत सरकार नहीं परचेज करेगी, जैसे आज के समय में आपके यहाँ गेहूं वगैरह परचेज करने के लिए आते नहीं खरीदने वाले, वैसे ही तेल खरीदने वाले आएंगे और आप वन टाइम यूज्ड तेल उनको बेच सकेंगे। वो तेल ले जाकर वो और आगे देंगे, वो और आगे देंगे, जहां से उसका फर्मेंटेशन होकर एथेनॉल बनेगा। क्लियर है ना? अब आप लोग एक बात और सोच रहे होंगे कि अगर सर हमारे गन्ने से एथेनॉल बनेगा, हमारे गेहूं से एथेनॉल बनेगा, तो खाएंगे क्या सर? खाएंगे क्या? जी हाँ, आप लोगों की चिंता भी जायज़ है। और क्या ये नहीं होगा कि गन्ने से अगर एथेनॉल बनेगा तो चीनी के दाम बढ़ जाएंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सभी। हमारे देश में प्रतिवर्ष जो चीनी की नीड है वो है 27 मिलियन टन, और हम पैदा कितना करते हैं, प्रोड्यूस कितना करते हैं, वो है 35 मिलियन टन, यानी कि 8 मिलियन टन जो है हमारे देश में रिजर्व रह जाता है, जिसे स्टॉक कर लिया जाता है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। 8 मिलियन टन स्टॉक कर लिया जाता है, जिसे बफर स्टॉक बोला जाता है, और इन्हीं चीनी को जो है विदेशों में निर्यात किया जाता है। अब हमारे सरकार ने हाल ही में, यानी कि 3-4 दिन पहले, चीनी के निर्यात पर बैन लगा दिया है, यानी कि चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। आने वाली भविष्य को देखते हुए सरकार ने क्या किया है कि हम चीनी को स्टॉक में रखेंगे, ताकि जब हम फर्मेंटेशन विधि से एथेनॉल बनाएं तो चीनी का शॉर्टेज हमारी मार्केट में ना देखने को मिले, ताकि हमारी जनता दुनिया भर की महंगाई से जूझ ही रही है, अब एक नई महंगाई हम अपने जनता के सामने लाके ना खड़ा कर दें। दूसरी चीज़ कि जब जो फूड आइटम्स हैं उनसे अगर एथेनॉल बनेगा तो क्या लोग हंगर क्राइसिस नहीं आएगा? आएगा सर, हंगर क्राइसिस भी आएगा। उससे निपटने के लिए सरकार चिंताजनक है। इसके एडवांटेज तो बहुत सारे हैं। ये जो अभी तक फ्यूल चल रहा था उससे जो ये फ्यूल होगा, मतलब बायोफ्यूल होगा, बायोफ्यूल एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, उसी को बायोफ्यूल कहा जाता है। जो ये फ्यूल होगा ये हमारे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट की दृष्टि से अच्छा होगा। हाल ही में COP26 की मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत सरकार ने 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी लाने का फैसला किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार आत्मनिर्भर बन रही है।
20% तेल अगर हम अपने देश में प्रोड्यूस करेंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, आप लोग ये सोचिए। उसके बाद में क्या होगा कि इतने लोग रोजगार पाएंगे तो पाएंगे ही, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है ये तेल, इसलिए ये भारत सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। और हाल ही में क्या हुआ था, ये जो तेल की कीमतें हैं, एडिबल ऑयल की कीमतें जैसे रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल क्यों बढ़ गया था, क्योंकि इंडोनेशिया और मलेशिया ने जो है बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च कर दी थी। यानी कि इन तेलों का यूज वो लोग बायोफ्यूल में कर रहे थे, जिसके कारण वो लोग तेल का एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे और हम लोगों के यहाँ प्राइस हाइक हो गया। यही सेम सिस्टम भारत सरकार ने सोचा है कि हम तो लोगों को जो है निर्यात करते रहते हैं चीज़ों का, हम क्या अपनी चीज़ों का इस्तेमाल खुद नहीं कर सकते हैं, अपने देश में रोजगार नहीं दे सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत नहीं बन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी भारत सरकार की थी कि किस प्रकार से हम अपनी चीज़ों को यूज करके और अपने देश में रोजगार को बढ़ावा देके और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम पेट्रोलियम यानी कि ऑयल को जनरेट करेंगे, ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हमारे देश के लिए हमेशा लाभदायक होगा। तो आशा करता हूं आप सभी ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ब्लेंडेड फ्यूल काम करता है, कैसे भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की, किन किन मुद्दों पर ये जो है बेस है और इसके फायदे व नुकसान क्या क्या, हंगर क्राइसिस देखने को मिलेगा। और इसके साथ जब जो गन्ना अगर बोया जाएगा तो उसके लिए पानी की एक्स्ट्रा नीड होगी, जिसके कारण कहीं ना कहीं पानी की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाना पड़ेगा और इससे इन्फ्लेशन अल्टीमेटली बढ़ेगी। कारण क्या होगा कि जब फूड क्राइसिस दुनिया में देखने को मिलेगा तो चीज़ों के दाम ऑटोमेटिक बढ़ेंगे, जिसके कारण एक इन्फ्लेशन शुरू के दौर में देखने को मिल सकती है। हालांकि पेट्रोलियम सस्ता होगा, बाकी इसके 3-4 डिसएडवांटेज भी थे। तो कोई भी चीज़ हो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।